एडोल्फ हिटलर ने पहली जंग अजीम की शिकस्त की वजह जर्मनी में मौजूद यहूदियों को करार दिया और उसके बाद नाजी जर्मनी के साथ मिलकर एक ऑर्डर जारी किया कि जिसको फाइनल सॉल्यूशन का नाम दिया गया। और उसके बाद जर्मनी में मौजूद तकरीबन 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। कुछ देर के लिए आप अंदाज़ा लगाएं कि नाजी आर्मी यहूदियों के घरों में दाखिल होती है और उनकी बीवियों, बच्चों, बूढ़ों, जवानों, यहाँ तक कि मेंटली और फिज़िकली तौर पे डिसेबल लोगों को उठा कर एक रेलगाड़ी के अंदर फेंकना शुरू कर देती है। उस रेलगाड़ी के अंदर एक विंडो और बड़ी मुश्किल से 100 लोगों के लिए बैठने की जगह मौजूद है, लेकिन इस गाड़ी को 300 लोगों से भर दिया जाता था और फिर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में लाया जाता था, जहां उनके लिए भूख, बीमारी, गैस चैम्बर में मौजूद जहरीली गैस, नाजी सोल्जर्स की तरफ से किया जाने वाला जुल्म सितम और मेडिकली एक्सपेरिमेंट्स उनका वेट कर रहे होते थे। हिटलर की तरफ से यहूदियों पे किए जाने वाले इस तमाम जुल्म सितम को होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। होलोकॉस्ट क्या है, नाजियों ने यहूदियों पे क्यों जुल्म किया, इन्हें गैस चैम्बर्स में ले जाकर आखिर क्यों जला दिया गया, इस सब की इन्फॉर्मेशन आप हमारी साबका वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं आज की वीडियो के मेन कैरेक्टर एन फ्रैंक के बारे में। एन फ्रैंक एक राइटर बनना चाहती थी, मगर सिर्फ 15 साल की उम्र में उसे कत्ल कर दिया गया। ये मासूम लड़की गुमनाम मौत नहीं मरना चाहती थी, वो चाहती थी कि दुनिया उसे उसके मरने के बाद भी याद रखे। वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हुई। उसने मरने से पहले सिर्फ 15 साल की उम्र में एक ऐसी किताब लिख दी कि जो 20वीं सेंचुरी की मशहूर किताबों में से एक किताब है। होलोकॉस्ट में मारे गए 60 लाख यहूदियों में एन फ्रैंक भी शामिल थी। एन एक यहूदी लड़की थी कि जिसने 15 साल की उम्र में एक डायरी लिखी थी। इस डायरी में एन ने हिटलर और उसकी फ़ौज के यहूदियों पे किए जाने वाले मुजालिम लिखे थे कि किस तरह नाजी यहूदियों पे जुल्म सितम की दास्तान लिखते रहे। एन फ्रैंक का जन्म जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में हुआ और जब एन 4 साल की थी तब जर्मनी पे नाजियों का कंट्रोल हो गया। नाजी यहूदियों पे जुल्म कर रहे थे। नाजियों से बचने के लिए फ्रैंक फैमिली जर्मनी छोड़कर नीदरलैंड चली गई, लेकिन इसके बाद नाजियों ने नीदरलैंड पे हमला करके वहां भी अपना कब्जा कर लिया। नाजी यहूदियों को ढूंढ कर कंसंट्रेशन कैंप्स भेज रहे थे। उस दौरान फ्रैंक फैमिली ने एम्स्टर्डम में ही छुपने का फैसला किया और वो एक बिल्डिंग के अंदर एक खुफिया अपार्टमेंट में छिप गए। उसी अपार्टमेंट को सीक्रेट एनेक्स कहा जाता है। सीक्रेट एनेक्स में फ्रैंक फैमिली के साथ 4 और यहूदी लोग भी छुपे हुए थे। सीक्रेट एनेक्स में जाने से पहले ही एन 13 साल की हो चुकी थी। उसके 13 बर्थडे के मौके पर उसके फादर ने उसको एक डायरी गिफ्ट की थी और उसके बाद 6 जुलाई 1942 को एन और उसकी फैमिली नाजियों के डर की वजह से सीक्रेट एनेक्स में छुप गए, जहां उन्होंने पूरे 2 साल और 35 दिन गुजारे। इन्हीं 2 सालों के दौरान ही एन ने अपनी डायरी को लिखा था। 4 अगस्त 1944 को नाजियों ने सीक्रेट एनेक्स में छुपी हुई फ्रैंक फैमिली को ढूंढ लिया और फिर नाजियों ने उन्हें वहां से उठाकर ऑशविट्ज़ कैंप्स भेज दिया। ऑशविट्ज़ पहुंचने पर मर्दों को बच्चों और औरतों से एकदम अलग कर दिया जाता था। सो एन के फादर तो जल्द ही अपनी फैमिली से अलग हो गए, लेकिन एन, उसकी बड़ी बहन मार्गोट और उनकी मदर काफ़ी देर तक ऑशविट्ज़ कंसंट्रेशन कैंप्स में इकट्ठे रहे। वहाँ उनसे काफ़ी भारी काम करवाया जाता था। थोड़े दिनों बाद एन और मार्गोट को भी उनकी मदर से अलग कर दिया गया और उन दोनों सिस्टर्स को बर्गन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ दोनों की डेथ हुई। आज तक ये पता नहीं चल सका कि वो कौन शख्स था कि जिसने एन की फैमिली के साथ गद्दारी की थी। वो शख्स जानता था कि फ्रैंक फैमिली कहाँ छुपी है। उसने जर्मन अथॉरिटीज़ को उनके छुपे रहने की खबर दी थी। वो नाजी ऑफिसर्स कि जिसने एन और उसकी फैमिली को सीक्रेट एनेक्स में से अरेस्ट किया था, उसका नाम था कार्ल सिल्बरबॉर्ग। जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया और एन की डायरी पब्लिश हो गई, तब बाद में कार्ल ने यह एडमिट किया कि उसने भी एन की बुक खरीदी थी, इस उम्मीद के साथ कि शायद एन ने भी उसका नाम अपनी डायरी में थोड़ा बहुत मेंशन किया हो। लेकिन कार्ल को मायूस होना पड़ा। जब कार्ल ने फ्रैंक फैमिली पर रेड की, तब उसने फ्रैंक फैमिली का सारा कीमती सामान और पैसे वगैरह को जब्त कर लिया, लेकिन कुछ पेपर्स और नोटबुक को गैर ज़रूरी समझते हुए ज़मीन पे फेंक दिया और उसमें एन की डायरी भी मौजूद थी। बाद में जब एन की डायरी पब्लिश हुई तो एक रिपोर्टर ने कार्ल से पूछा कि क्या आपने एन की डायरी पढ़ी है। कार्ल ने जवाब दिया, हाँ, मैंने चंद रोज़ कबल ही उसे ख़रीदा था। फिर रिपोर्टर ने कहा कि आप इसको पढ़ने वाले पहले आदमी बन सकते थे। इस पर कार्ल ने हंसते हुए जवाब दिया, काश मुझे उस डायरी को फ्लोर से उठा लेना चाहिए था।
जब शुरुआत में एन की डायरी पब्लिश हुई तो हजारों लोग नीदरलैंड में जाने लगे, जहां एन और उसकी फैमिली ने छुपकर अपने दिन गुजारे थे। 1960 में उस पूरी बिल्डिंग को एक म्यूजियम की शक्ल दे दी गई। अब उसे एन फ्रैंक हाउस के नाम से जाना जाता है। आज हर साल इस म्यूजियम में लाखों लोग आते हैं। एन की बड़ी बहन मार्गोट ने भी एक डायरी लिखी थी, लेकिन उसे कभी ढूंढा नहीं जा सका। और वो 10 लोग कि जो सीक्रेट एनेक्स में छुपे थे, अब उनमें से एन के फादर ही वो आखिरी मर्द थे कि जो कंसंट्रेशन कैंप से वापस लौटे। वापस पहुंचने पर एन के फादर को ये मालूम हुआ कि उसकी बीवी और दोनों बेटियां मर चुकी हैं। मीप गेज के जो फ्रैंक फैमिली की काफ़ी करीबी दोस्त थी। जब एन फ्रैंक और उसकी फैमिली सीक्रेट एनेक्स में छुप कर रह रहे थे, तब मीप गेज अपनी जान को ख़तरे में डालकर फ्रैंक फैमिली के लिए खाना और ज़रूरत का सामान लेकर आती थी। जब नाजियों ने फ्रैंक फैमिली को अरेस्ट कर लिया, तब मीप वापस सीक्रेट एनेक्स में आई और उसने वहाँ पड़ा सारा सामान रिकवर कर लिया। उसी में एन की डायरी भी थी। जब एन के फादर कंसंट्रेशन कैंप से वापस लौटे, तब मीप ने एन की डायरी उनको सौंप दी। एन के फादर के दोस्तों ने उन्हें कन्विंस किया कि एन की डायरी उन्हें पब्लिश करनी चाहिए, और फिर एन के फादर ने ऐसा ही किया। जब तक एन की डायरी मीप के पास रही, तब तक मीप ने उस डायरी का एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा। डायरी पब्लिश होने के बाद ही मीप ने उसे पढ़ा। बाद में मीप ने बताया कि अगर मैंने वो डायरी एन के फादर को देने से पहले पढ़ ली होती तो मैंने उस डायरी को जला दिया होता, क्योंकि एन ने अपनी डायरी में मेरे हस्बैंड का और उन सभी लोगों का जिक्र किया था जिन्होंने सीक्रेट एनेक्स में छुपे यहूदी लोगों की हेल्प की थी। मीप ने बताया कि इसकी वजह से नाजी की तरफ से हमें मौत की सज़ा भी दी जा सकती थी। एन के फादर ऑटो फ्रैंक ने एक बार पुरानी बातों को याद करते हुए ये बताया कि जब मीप ने मुझे ये डायरी दी थी तो शुरुआत में मेरे लिए इस डायरी को पढ़ना बेहद मुश्किल हो रहा था। मैं कुछ ही पेज पढ़ पाता था क्योंकि दुख भरी यादें मुझ पर हावी हो रही थी। एन की बातों को पढ़कर मुझे ये एहसास हुआ कि ये वही एन नहीं है जिसे मैं अपनी बेटी की शक्ल में जानता था। मुझे उस बच्ची के गहरे जज्बातों का कोई अंदाज़ा नहीं था। वैसे तो एन की बेशुमार फ़ोटोग्राफ्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, लेकिन अगर बात की जाए एन की रियल फिल्म फुटेज की तो सिर्फ एक ही छोटा सा फुटेज मौजूद है जिसमें महज 4 सेकंड के लिए एन नज़र आती है। ये छोटा सा फुटेज 1941 में रिकॉर्ड की गई एक साइलेंट फिल्म का हिस्सा है। इस फिल्म को एन के नेबर्स की शादी के लिए बनाया गया था। फुटेज में नज़र आता है कि एन शादीशुदा नए कपल को सेकंड फ्लोर की विंडो से देखने की कोशिश कर रही थी। दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद उस शादीशुदा कपल ने यह फिल्म एन फ्रैंक म्यूजियम को सौंप दी। नेल्सन मंडेला एक बार बता रहे थे कि जब वो जेल में थे तब उन्होंने एन की डायरी पढ़ी। 1944 में नेल्सन मंडेला को एन फ्रैंक फाउंडेशन की तरफ से एक अवार्ड भी दिया गया। आज तक ये पता नहीं चल पाया कि कंसंट्रेशन कैंप्स में एन की मौत कब और किस साल में हुई। ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद फरवरी या फिर मार्च में एन की मौत वाक़ई हुई। डच अथॉरिटीज़ का ये मानना है कि शायद मार्च के आखिरी दिनों में एन और मार्गोट दोनों मर गई थीं। मार्गोट की मौत एन से कुछ दिन पहले हुई थी। दोनों की मौत टाइफस की बीमारी की वजह से हुई। उस वक्त मार्गोट 19 साल की थी और एन 15 साल की। 15 अप्रैल 1945 को ब्रिटिश आर्मी ने बर्गन बिल्सन कंसंट्रेशन कैंप्स को आज़ाद करवा दिया था। दुख की बात तो ये है कि वो कैंप लिबरेट होने के महज कुछ ही हफ्ते पहले एन की मौत वाक़ई हुई। एन एक सहाफ़ी और राइटर बनना चाहती थी। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहती थी कि लोग उसे अपने अच्छे लफ्ज़ों की वजह से याद रखें। 15 अप्रैल 1945 में एन अपनी डायरी में लिखती है कि मैं उन औरतों जैसी ज़िंदगी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती जो अपना काम करती रह जाती हैं और भुलाती जाती हैं। मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहती जैसा कि ज़्यादातर लोग जीते हैं। मैं एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ कि जिससे दूसरे लोगों का फ़ायदा हो। मैं मरने के बाद भी जीना चाहती हूँ। आज अगर एन ये देख पाए कि इतनी छोटी सी उम्र में उसने कितने लोगों को इंस्पायर किया है तो शायद उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
पास मौजूद घंटे के निशान को दबा दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।